चलिए, बात सेहत से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर चिंता सभी की बढ़ रही है। क्या कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट तो नहीं है? सबके मन में यही आशंका है। हमें और ज्यादा सावधान और ज्यादा अब सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अब भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहना जरूरी है। मास्क लगाना न छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग न भूलें, सैनिटाइजेशन का पालन बहुत जरूरी है। सभी को वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। हमें यह भी देखना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो किस कदर और कितनी घातक होगी, इसके बारे में सिर्फ अनुमान है, कयास हैं। संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हैं? अस्पताल पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करके रखें। इन सबको टटोलने की आवश्यकता है। अस्पताल में अगर बेड बढ़ाते हैं और बताया जाता है कि बच्चों को लेकर इस लहर में कुछ आशंकाएं रही हैं, तो क्या उनके हिसाब से मैन पावर उपलब्ध है? क्या उनके हिसाब से ज़रूरी दवाओं का स्टॉक तैयार किया गया है? इन सब पर बातचीत, इन सब पर निगरानी की जा रही है। तो कोरोना अभी गया नहीं है, ये बात सबको याद रखनी चाहिए। और साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां हैं, क्या और अलर्टनेस, क्या और सतर्कता रखने की अब आवश्यकता है, क्योंकि अब त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है और तीसरी लहर का खतरा कहीं आहट बनकर दिखाई पड़ने तो नहीं लगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अरविंद नेरल, HOD माइक्रोबायोलॉजी, रायपुर मेडिकल कॉलेज की जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में चर्चा करने के लिए। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव को लेकर सभी ने आशंका जताई है और अभी हम पिछले 48 घंटों से, बल्कि और उसके पहले से देख रहे हैं कि केसेस की संख्या थोड़ी बढ़ी है। आसपास के राज्य, स्पेशली अगर हम नागपुर की बात करें, महाराष्ट्र जो लगता इलाका है, या केरल की स्थिति देखें, वहाँ तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हालात पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई पड़े थे, और अभी भी वहाँ पे केसेस जैसे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, थर्ड वेव को लेकर जो आशंका थी, क्या हम उसके करीब हैं? देखिए, ये जो कोरोना का संक्रमण है, हमने पहली लहर देखी, उसके बाद दूसरी लहर जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। तीसरी लहर की संभावनाएं वैज्ञानिकों ने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने पहले भी व्यक्त की थी। अभी निश्चित रूप से हमारा राज्य छत्तीसगढ़ इससे अछूता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ अभी केसेस काफ़ी कम है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसकी संभावना अभी भी है कि कुछ केसेस बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक हम अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों, 1-2 हफ्तों में देखा है कि 4000 से 5000 तक के केसेस पर डे वहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो हमारे संबंधित राज्य है, संपर्क में राज्य है, वहाँ और हमारे छत्तीसगढ़ में आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, स्पेशली विदर्भ एरिया और महाराष्ट्र, नागपुर से। इसलिए वहाँ के केसेस, वहाँ से संक्रमण छत्तीसगढ़ में फैलने की पूरी संभावनाएं होती है। इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्कता रखनी चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से सावधानी से उसे अपनाना चाहिए। अपने दैनंदिन जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया या हो जाएगा। ये संक्रमण कभी भी फिर से आंख उठा सकता है और कभी भी हमें एक लंबे जनसंख्या को चपेट में ले सकता है। एक राज्य केरला का हमने एग्जाम्पल देखा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार वहाँ पे केसेस बड़ी हुई संख्या में आ रहे हैं। अभी भी 25 से 30 हज़ार सैंपल्स पर डे वहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। और साउथ के दूसरे स्टेट्स में भी, इवन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में भी केसेस कम नहीं हुए हैं। भले अभी इतनी संख्या बढ़ नहीं रही, लेकिन वहाँ की भी स्थिति कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं है।
अब वो स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में ना आए, इसके लिए हमें पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। शासन स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और जिस स्तर पर भी हम काम कर रहे हों, चाहे वो हम चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हों या स्वयंसेवी संगठन के रूप में काम कर रहे हों, नर्सेस हों, होम गार्ड्स के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हों, सुरक्षा के कर्मचारी हों, जो पिछले कोविड की द्वितीय लहर में इन लोगों ने जितना अच्छा काम किया था, इन्हें हमने कोविड वॉरियर के रूप में सम्मानित भी किया है। इनकी भूमिका फिर एक बार सामने आ रही है और इन्हें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा ताकि हम अपने राज्य को संभावित तीसरी लहर से बचा के रख सकें। डॉक्टर साहब, अभी इस समय दो तरह के ओपन हमको चैलेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये मौसम इस तरह स्विच कर रहा है, चेंज हो रहा है, एक ही दिन में धूप और बारिश का क्रम। इस समय मौसमी बीमारियां हैं, सबके सिम्टम शुरुआती तौर पर वही सर्दी, जुकाम, बुखार दिखाई पड़ते हैं और थर्ड वेव की आशंका भी इन सब के बीच में है। किस तरह से इनके बीच में अंतर करें, क्योंकि एक तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप, दूसरा त्योहारी सीज़न, तीसरा स्कूलों में भी हम देख रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी अब धीरे धीरे करके इन्हें हमें खोलना पड़ रहा है। क्या स्थिति बनती दिखाई पड़ रही? सही कहा आपने। जो मौसम अभी जिस ढंग से परिवर्तित हो रहा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, वातावरण में आर्द्रता जब भी ज़्यादा होती और तापमान में अचानक कम होना या ज़्यादा होना, अचानक जो परिवर्तन होते हैं, वो वायरसेस के लिए और मॉस्किटोज़ के लिए और बैक्टीरियल संक्रमण के लिए एक आदर्श स्थिति होती है। ये वो परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ, संक्रामक बीमारियाँ और बैक्टीरिया से और वायरस से होने वाली बीमारियाँ निश्चित रूप से बढ़ती हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि डेंगू जैसी बीमारियाँ भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी ज़्यादा होती है। डेंगू के केसेस लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं और उनसे हमें कोरोना से अलग कैसे करना, ये एक निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग टास्क होता है। चिकित्सक के पास ज़रूर जाएं जब कभी भी थोड़ा भी बुखार आपको नज़र आए, थोड़ी भी शरीर में थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है या सर्दी जुकाम की ऐसी कोई स्थिति है, जॉइंट पेन्स की स्थिति है, तो आप चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। वो अपने अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये कोविड है हो सकता है या डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है या दूसरी वायरल बीमारियाँ हो सकती है। अब वो उस स्थिति में से आपको निजात दिलाएंगे, निदान करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे और तभी हम बता पाएंगे कि ये बीमारी कौन सी है। सामान्य फ्लू जैसी बीमारी, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है, सामान्य सर्दी जुकाम की बीमारी है, या कोरोना हो सकता है, या डेंगू हो सकता है, या मलेरिया हो सकता है, या दूसरी मौसमी बीमारी हो सकती है। तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। और इन सभी बीमारियों में प्रारंभिक लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। सामान्य बुखार जैसी स्थिति आती है, बुखार कंट्रोल नहीं होता है जब हम पैरासिटामोल की गोली ले रहे हैं, क्रोसिन की गोली ले रहे हैं बुखार कम करने के लिए। तो यदि बुखार कम ना हो रहा हो तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें और वो अपने अनुभव के आधार पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको लिख के देते हैं वो ज़रूर कराएं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये बीमारी कौन सी है। किसी भी बुखार को सामान्य रूप से ना लें और ये मान के चले कि ये किसी दूसरी खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है और इसलिए उसका पूरा निदान करना ज़रूरी होगा और तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और न सिर्फ हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे बल्कि जब हम अपने संक्रमण को दूर करेंगे तो हम समाज में भी उस बीमारी को फैलाने से रोक पाएंगे। हमें अपने समाज के बारे में सोचना, आस पड़ोस के बारे में भी सोचना है, परिवार के दूसरे लोगों को भी संक्रमण ना हो इस बारे में भी सोचना ज़रूरी है। और इसलिए किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दें, सामान्य बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, नाक बह रही हो, खांसी आ रही हो, जॉइंट पेन्स हो रहे हों, तो चिकित्सक की ज़रूर सलाह लें और ताकि उसका सही निदान हम समय पर कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं लाइव या बाद में भी देखेंगे, उनको हमारी गुजारिश है कि अभी आप याद रखें कोरोना गया नहीं, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये सारी दुनिया का और हमारा भी पिछला एक्सपीरियंस है कि जब आप सतर्कता घटाते हैं तब ये बीमारी पैर पसारती है। थर्ड वेव जब पहले से पता है कि इसकी आशंका है, आने को लेकर तैयारियां डॉक्टर अपने स्तर पर कर रहे हैं। अब त्योहारी सीज़न है, दूसरी तरफ जो टीकाकरण अभियान चल रहा है इसमें लोगों को सेकेंड डोज लगाने के लिए थोड़ी उदासीनता देखी जा रही। क्या ये ख़तरनाक हो सकती है? लोगों को आप क्या कहेंगे जिनका एक डोज हुआ है लेकिन सेकेंड डोज के लिए अभी आगे नहीं आए?
नहीं, जब तक आप सेकेंड डोज नहीं लगाएंगे प्रथम डोज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा डोज लगाने से, जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, जब वो लगाते हैं तभी आपके शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ती है, तभी हम मानेंगे कि आपका इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन सक्सेसफुल रहा है और तभी आपके शरीर को उसका फायदा भी होगा। इसलिए सेकेंड डोज लगाने में उदासीनता बिल्कुल भी ना बरते। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी अच्छी है। कुछ दोनों वैक्सीन अभी अच्छी संख्या में उपलब्ध होने लगे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, अभी प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। टीकाकरण केंद्रों में जाएं और टीकाकरण जरूर कराएं। और अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है कि बच्चों में भी 12 से 18 साल के बच्चों में भी ये टीकाकरण का अभियान शुरू करने की अनुमति केंद्र सरकार से और ICMR से हमें मिलेगी, तो इन बच्चों को भी हम वैक्सीनेशन के लिए तैयार करेंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो न सिर्फ अपने आप को वैक्सीनेट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों को जो जिनको थोड़ी सी समझ कम है या वो इस बारे में कम जानते हैं, उन्हें जरा मोटिवेट करें, उन्हें सामने लाएं, उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाएं। निःशुल्क की सुविधाएं जब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मुहैया कराई है तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। न सिर्फ हम अपने आप को बचाते हैं बल्कि आसपास के लोगों को और समाज को और अपने देश को बचाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा टीकाकरण का अभियान ही है जिसने हमारे देश को काफ़ी हद तक कोरोना से बचा के रखा हुआ है। हम दूसरे देशों के से कंपेयर करें तो हमारे टीकाकरण की स्थिति यकीनन काफ़ी अच्छी है। हम दूसरे इवन विकसित देशों का एग्जाम्पल है, चाहे वो USA हो, चाहे UK हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो, वहाँ अभी भी कोविड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भारत में और छत्तीसगढ़ में अपने आप को काफ़ी हद तक बचा के रखे हैं। टीकाकरण से हम एक इम्यूनिटी न सिर्फ एक व्यक्तिगत स्तर पर डेवलप करते हैं बल्कि सामुदायिक स्तर पर हम प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाते हैं, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। और जैसे जैसे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस संक्रमण को हम काफ़ी हद तक काबू में रख सकेंगे और तभी हम अपने पूरे राज्य को, पूरे समाज को इस भयंकर बीमारी से बचा सकेंगे। आज स्थिति अच्छी है इसलिए हम बड़े खुश हैं, लेकिन उस दूसरी लहर के उस भयानक स्थिति का आप जरूर ध्यान में रखें कि कितनी खतरनाक स्थिति थी और कितनी भयभीत करने वाली स्थिति थी। वो स्थिति फिर न आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करें और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर सामने आए। जिन्होंने पहला टीका लगा लिया है उनको सेकंड डोज लगाने के लिए, भले यदि कुछ एक हफ्ते की देर हो गई है, कुछ दिनों का विलम्ब हो भी चुका हो, तो भी वो ज़रूर जाएं और टीकाकरण लगाएं। हमारे शरीर में जब पहला टीका लगता है तो हम अपने इम्यून सिस्टम को सिर्फ ट्रेन करते हैं, हमारी इम्यूनिटी उसमें नहीं बढ़ती है। सिर्फ ये होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ बनाती है वो एक तरह से तैयार ज़रूर हो जाता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ तक नहीं बनी होती है। जब हम दूसरा टीका लगाते हैं, सेकंड डोज लगाते हैं, तभी वो इम्यूनाइज करने वाली सेल्स जो एंटीबॉडीज़ बनाती है वो सेल फिर से एक बार स्टिमुलेट होती है और तब वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, तभी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है और तभी हम कहेंगे कि हमारा इम्यूनाइजेशन सक्सेसफुल रहा है और उससे हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ेगी। एक डोज लगाने से 50% इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, ये मान के चलिए। यदि हम सेकेंड डोज लगाएंगे तभी हम 100% इम्यूनिटी की गारंटी ले सकते हैं, तभी हम अपने शरीर को इस बीमारी से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच मुहैया करा सकते हैं। एक डोज लगा के आप ये मानेंगे कि हमने अपने शरीर को 50% तक बचा लिया है, तो ये गणित संक्रमण के क्षेत्र में काम नहीं आता है और इम्यूनाइजेशन में ये चीज़ें काम नहीं आती है। सेकेंड डोज के लिए ज़रूर जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और अभी बिल्कुल भी स्थिति वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत अच्छी है, बड़े आसानी से टीकाकरण हो रहा है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती वहाँ पर और अब ये दोनों टीके बड़े आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो। तो इसलिए मैं दर्शकों से निवेदन करूँगा कि वो टीकाकरण के लिए ज़रूर जाए और आसपास के दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें। स्पेशली टीचर्स लोगों के लिए मैं कहूँगा जो स्कूल्स में शिक्षक गण हैं, जो अब ऑफलाइन क्लासेस भी लेने शुरू कर दिए हैं, तो वो और उन स्कूल के सभी कर्मचारी हो उन लोगों को टीकाकरण के लिए ज़रूर सामने लाए। इसके लिए सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले टीकाकरण कराने के लिए निर्देशित भी किया गया और उन्हें इसमें प्राथमिकता भी दी जाएगी और उन्हें
टीकाकरण के लिए ज़रूर सामने जाना चाहिए, ताकि वो अपने स्कूल के उन बच्चों को भी संक्रमण से काफ़ी हद तक इसमें बचा सकेंगे। जी, बहुत अच्छी और काम की बात आपने की है कि आप सब लोग ये बात अच्छे से समझ लें कि एक टीका मतलब 50% इम्यूनिटी नहीं है, केवल तैयार होता है शरीर और दूसरे डोज के बाद में ही इम्यूनिटी बनना शुरू होती है। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है, जिन लोगों को दोनों डोज लग गए हैं वो ये सोचते हैं कि अब हमें बीमारी टच भी नहीं कर पाएगी और ये खुशफहमी कई सारे लोगों पर भारी पड़ सकती है। जब अगली वेव के लिए हम इतना सचेत हैं, सतर्क हैं, ऐसे लोगों की खुशफहमियाँ, ये लापरवाहियाँ भारी पड़ सकती हैं, उनको आप क्या ताकीद करेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। इवन आईसीएमआर के गाइडलाइंस भी है और देश के वायरोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी ये हिदायत देते हैं कि वैक्सीनेशन करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती ज़रूर है, लेकिन वो आपको संक्रमण से बचा के रखेगी, इसकी 100% गारंटी नहीं होती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि दोनों डोज लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकते हैं। ये संक्रमण निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के कंपैरिजन में कम होते हैं, उसकी तीव्रता कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी इन्फेक्शियसनेस कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया ही नहीं है। लेकिन ये फिर भी संक्रमण को 100% रोक पाएगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का उसी तरह से पालन करना चाहिए जिस तरह से नॉन वैक्सीनेटेड लोग करते हैं या बाकी जन सामान्य लोगों के लिए जो हिदायत दी गई है वो। लेकिन यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के अब फ़ायदे ये ज़रूर है कि जब भी यदि आपको संक्रमण हुआ भी तो वो बहुत माइल्ड होगा, हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है आपको लक्षण नज़र ही ना आए, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है और इसमें फैटेलिटी, मृत्यु होने की संभावना ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये 100% गारंटी नहीं है कि आप संक्रमण से बचे रहेंगे। जी। एक दूसरा फायदा ये ज़रूर होता है कि जब काफ़ी समुदाय में काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी डेवलप होती है और उससे संक्रमण के फैलाव में काफ़ी कमी लाई जाती है और उससे संक्रमण जो अब एपिडेमिक रूप में है उसको हम एंडेमिक रूप दे सकते हैं। भले छोटे मोटे थोड़े बहुत केसेस होते रहेंगे लेकिन वो किसी भी हालत में भयानक रूप अख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब हम लगातार लोगों को सचेत करते हैं, बार बार बताते हैं कि आप अगर दोनों डोज नहीं लिए हैं तो पहली फुर्सत में अपना सेकेंड डोज लगवाइए। जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया कि दूसरे डोज के बाद ही वो इम्यूनिटी डेवलप होगी और अगर आपने दोनों डोज लगवा लिए हैं दूसरों को भी प्रेरित करें और साथ ही ये ना सोचें कि अब नहीं हो सकती बीमारी हो सकती है लेकिन आपको नुकसान कम से कम पहुंचेगा और सब लोग अगर डोज लगवाएंगे तब एक अच्छा माहौल बन सकेगा। सतर्क रहें क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, लेकिन अपने आप को बचाएं, सबसे पहले अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं, तभी सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका इतने काम की इन्फॉर्मेशन सहज शब्दों में सब तक पहुंचाने के लिए।